गाइस, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आपका क्लासेस कैंपस पर, जहां मैं लेकर आती हूं आपके लिए डेली करंट अफेयर्स का पोस्टमार्टम। तो गाइस, आज डेट हो चुकी है 10 जुलाई 2020। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन एक मोटिवेशनल कोट के साथ, जो है ज़िंदगी में जीत और हार तो हमारी सोच बनाती है। जो मान लेता है वो हार जाता है और जो ठान लेता है वो जीत जाता है। तो गाइस, हमें अपनी कड़ी मेहनत के साथ साथ अपने आप पर यह विश्वास भी रखना ज़रूरी होता है। यह पॉजिटिव सोच भी रखनी ज़रूरी होती है कि यस, एक दिन मैं जीतूंगा ही। और आपको अपनी फेलियर्स से, अपने जो असफलताएं हैं लाइफ में, उनसे, उनके अपने मस्तिष्क में उनके विचार आने से रोकना है और केवल अपने सफलता की तरफ बढ़ते जाना है और केवल सफलता के बारे में ही सोचना है। ठीक है गाइज, तो चलिए बढ़ते हैं इसी पॉजिटिव थिंकिंग के साथ, आज का सेशन शुरू करते हैं। और गाइज, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को कीजिए सब्सक्राइब एंड हिट द बेल आइकन। तो गाइज, आज का पहला क्वेश्चन बना है जो है पॉलिटी से रिलेटेड। आज हम करेंगे पॉलिटी का कंसेप्ट क्लियर। तो चलिए गाइज, करते हैं शुरू। आज का पहला क्वेश्चन जो बना है, हाल ही में मध्य प्रदेश सरकार में मंत्री परिषद की संवैधानिक सीमा का उल्लंघन किया गया। तो मंत्री परिषद की संवैधानिक सीमा क्या है? तो गाइस, जिसका आंसर तो होगा 15%, यानी कि मध्य प्रदेश में जो मंत्री परिषद की संवैधानिक सीमा है वो है 50% होनी चाहिए। लेकिन जो कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कहता है, जैसे कि मध्य प्रदेश में जो सदस्य संख्या है वो है 230। ठीक है गाइस, और जिसका 15% होता है 34। ठीक है, 34 सदस्य, जिसका 230 का 34 होता है 15%। ठीक है गाइस, लेकिन अब एट प्रेजेंट क्या हुआ कि वहाँ की जो सरकार है उसका विखंडन हो गया। तो जिस वजह से गाइस वहाँ पर मेंबर रह गए कितने? 206 मेंबर रह गए। तो अब 206 मेंबर्स का जो 15% होता है कितना होता है? 31 मेंबर। तो गाइस, लेकिन वहाँ पर 31 मेंबर से ज़्यादा सदस्य हैं। तो इसलिए यह कहा जा रहा है कि वहाँ पर संवैधानिक सीमा का उल्लंघन किया गया है। तो गाइस, देख लेते हैं इसका हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में क्या प्रोविजंस हैं। 50% जो कानून है, 15%। तो गाइस, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में के आर्टिकल 164 का ए 164 का ए जो है पार्ट 5 में है 164 आर्टिकल। उस 164 आर्टिकल का ए कहता है। और गाइस, आप याद रखिएगा, जब भी आपको कैपिटल ये अल्फ़ाबेट दिखाई दे तो आप जान लेना कि यहाँ पर ज़रूर कोई संशोधन हुआ होगा। तो गाइस, यहाँ पर ये संशोधन ऑफ कोर्स हुआ था। कब हुआ था? 2002 में हुआ था। 2002 में हुआ था। कौन सा संशोधन था? 92nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट था, जिसके तहत ये कहा गया था कि जो मंत्री परिषद है उसकी सदस्य संख्या 15% होनी चाहिए। ठीक है गाइस, तो 2002 में यह हुआ था संशोधन, और 92nd जो अमेंडमेंट था। तो गाइस, आपको ये याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। तो ये मंत्री परिषद की जो सीमा है उसमें इंक्लूडिंग सीएम, यानी कि सीएम प्लस मंत्री परिषद की सीमा, इन दोनों को मिलाकर 50% होना चाहिए। तो गाइज, ये आपको इम्पोर्टेंट ये टॉपिक है पॉलिटी का, और ये आपको याद रखना है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ हो जाती है। ठीक है गाइज, तो चलते हैं, बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट खबर के लिए, जो है भारत के उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू के द्वारा लॉन्च किया गया भारत का पहला आधिकारिक सोशल मीडिया सुपर ऐप कौन सा है? तो गाइज, जिसका आंसर है एलिमेंट्स। जी हाँ गाइज, हमारे जो वाइस प्रेसिडेंट हैं वेंकैया नायडू जी, उनके द्वारा लॉन्च किया गया है एक ऐप, जिसे कहा जा रहा है कि भारत का वो सुपर ऐप है। जिसमें क्या होगा कि जिसमें जिसमें सारे फीचर्स होंगे किसके? फेसबुक के, व्हाट्सएप के, एट्सेट्रा, सभी इन ऐप्स के। तो गाइज, तो ये जो इसको बनाया गया है, इस ऐप को ये बनाया गया है, आपने सुना होगा एक श्री श्री रविशंकर करके एक संत हैं,
उनकी एक फाउंडेशन है आर्ट ऑफ लिविंग। आर्ट ऑफ लिविंग उनकी एक फाउंडेशन है, और जो फाउंडेशन के जो मेंबर हैं, फाउंडेशन के उनके कुछ मेंबर हैं 1000, उनमें उन मेंबर्स में जो टेक्नोक्रेट्स हैं उनके द्वारा ये ऐप बनाई गई है। क्या ऐप बनाई गई है? एलिमेंट्स। एलिमेंट्स ऐप बनाई गई है उस फाउंडेशन के जो 1000 जो टेक्नोक्रेट्स हैं उनके द्वारा यह ऐप बनाई गई है। और यह ऐप 8 भाषाओं में है। 8 भाषाओं में यह ऐप है। तो गाइज हमें खुश होना चाहिए कि जो हमारा भारत है वो अब ऐप्स के मामले में भी, सॉफ्टवेयर्स के मामले में भी अब आत्मनिर्भर बन रहा है। बहिष्कार करने के बाद किसका? चीन का। चीन की ऐप्स का बॉयकट करने के बाद अब हमारा भारत ऐप्स के सॉफ्टवेयर के मामले में भी आत्मनिर्भर बन रहा है। तो गाइज चलिए बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट खबर के लिए, जो है हाल ही में किस सरकार ने प्रतिष्ठित हागिया सोफिया, ये है हागिया सोफिया, थोड़ी मिस प्रिंटिंग है गाइज, संग्रहालय को मस्जिद में बदलने का फैसला लिया है? तो गाइज इसका आंसर होगा तुर्की। तुर्की सरकार ने प्रतिष्ठित हागिया सोफिया संग्रहालय यानी कि म्यूजियम को मस्जिद में बदलने का फैसला लिया है। तो गाइज आइए करते हैं इसका क्या है इतिहास, और चलिए करते हैं इसके बैकग्राउंड के बारे में बात। तो गाइज ये आपको सबसे पहले याद रखना है कि हागिया सोफिया जो कहाँ पर स्थित है? तुर्की में स्थित है, और वहाँ की सरकार ने ही फैसला लिया है इसको मस्जिद में बदलने का। तो हागिया सोफिया जो है एक संग्रहालय है फिलहाल में, और इसको संग्रहालय के रूप में इसको यूनेस्को हेरिटेज के रूप में इसको स्वीकारा गया। ठीक है क्या? इस यूनेस्को हेरिटेज का इसका दर्जा प्राप्त है, और यह बहुत ही फेमस है टूरिस्ट के लिए। तो गाइज इसका इस्टेब्लिशमेंट हुआ था इसका 532 एडी में। इसका इतिहास तो बहुत ही इंटरेस्टिंग है। 532 एडी में इसका इस्टेब्लिशमेंट हुआ था, और साथ ही इसको इस्टेब्लिशमेंट किया किसके द्वारा गया था इसका इस्टेब्लिशमेंट? तो गाइज उस टाइम पे एक डायनेस्टी थी तुर्क में, तो जिसका नाम था बाइजेंटाइन। बाइजेंटाइन एक डायनेस्टी थी, उसके एक राजा थे जस्टिसियन एक राजा थे, उनके द्वारा यह एक चर्च बनाई गई थी। यानी कि जो हागिया सोफिया जिसको संग्रहालय है और अब मस्जिद बनाने की बात की जा रही है, यह शुरुआत में क्या थी? एक चर्च थी, और जिसका बाद में रूपांतर होता गया और अब मस्जिद तक आने की बात होने लगी है। तो गाइस यूनेस्को हेरिटेज है, और इसको कब बनाया गया था? 532 ईस्वी में। और किसके द्वारा? बाइजेंटाइन एक डायनेस्टी थी, उसके जो शासक थे जस्टिशियन, उन्होंने एक चर्च बनाया था इसको, लेकिन बाद में इसका रूपांतर हुआ और इसको म्यूजियम बना दिया गया। लेकिन अब यह इसको क्या फैसला लिया जा रहा है कि यह मस्जिद बनानी चाहिए। तो गाइस जिसका विरोध कर रहे हैं यूरोपियन देश। तो गाइस ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट खबर के लिए, जो है हालिया रिपोर्ट के अनुसार 2020 और 2030 के बीच में वैश्विक ई कचरा कितना बढ़ेगा? तो गाइस जिसका आंसर है 38%। यानी कि इस दशक में 2020 और 30 के दशक में जो वैश्विक ई कचरा है, यानी कि ई कचरा क्या होता है गाइस? ई कचरा होता है जैसे कि हमारे पुराने मोबाइल हैं, बेकार मोबाइल, टीवी, एलईडी वगैरह हैं, ये सब जो बेकार हो जाते हैं तो हम उन्हें फेंक देते हैं कचरे के तरीके से, तो वही होते हैं हमारे ई कचरा। तो गाइस यह रिपोर्ट दी गई है किसके द्वारा? और जो ई कचरा है वो बहुत ही हमारे लिए नुकसान करता है हमें, ठीक है। और ये जो रिपोर्ट दी गई है किसके द्वारा दी गई है? यह एक यूएन की यूनिवर्सिटी है, यानी कि यूनाइटेड नेशन की यूनिवर्सिटी है। कहाँ पर है यूनिवर्सिटी? जापान में। यूनिवर्सिटी इन जापान में यूनिवर्सिटी है, जहाँ पर बताया गया है कि 53.6 मिलियन टन ई कचरा है जो कि बढ़ेगा। ठीक है गाइस, 53 मिलियन टन ई कचरा है जो कि बढ़ने वाला है किसके बीच?
2020 से 2030 के बीच यह कचरा बढ़ने वाला है। तो गाइस आपको ये याद रखना है, हमारे एनवायरनमेंट की पर्सपेक्टिव से जो एग्ज़ाम में आते हैं क्वेश्चंस, वो सब उसमें शामिल होते हैं। तो गाइस चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट खबर के लिए, जो बना है हाल ही में किस रेडियो चैनल ने सर्वप्रथम सांस्कृतिक समाचार कार्यक्रम संस्कृत साप्ताहिकी शुरू किया है। तो गाइस जिसका आंसर होगा ऑल इंडिया रेडियो। जी हाँ गाइस, अब जो समाचार आया करेंगे वो संस्कृत में भी आया करेंगे, लेकिन बहुत ही लिमिटेड हैं, जो है केवल 20 मिनट के लिए यह एक समाचार की सीरीज आया करेगी। और कब आया करेगी? हर सैटरडे को आया करेगी, हर सैटरडे को आया करेगी, केवल 20 मिनट के लिए। तो गाइस ये एक इनिशिएटिव है जो कि हमारी संस्कृति को उजागर करेगा। तो गाइस ये कब से शुरू हुआ था? 4 जुलाई से, 4 जुलाई से यह शुरू हुआ है, ये इनिशिएटिव शुरू किया गया है। तो गाइस आपको याद रखना है ऑल इंडिया रेडियो और सैटरडे और 4 जुलाई। ठीक है गाइस, तो चलिए शुरू करते हैं आज का नेक्स्ट क्वेश्चन, जो है हाल ही में डायना अवार्ड रोल ऑफ ऑनर्स 2020 के लिए किसे नामित किया गया है? तो गाइस इसका आंसर होगा श्रेया ठकराल। यह एक श्रेया ठकराल जो हैं, इनको डायना अवार्ड रोल ऑफ ऑनर्स 2020 के लिए चुना गया है। तो गाइस श्रेया ठकराल एक 13 साल की बच्ची हैं, 13 साल की बच्ची हैं, और जिन्होंने क्या किया है, उन्होंने एक एप्लीकेशन बनाई है। कैसी एप्लीकेशन है? जो कि वेस्ट होता है उसकी लोकेशन बताएगा किसको? जो कि कचरा बिनने वाले होते हैं। तो यह ऐप स्पेशली कचरा बिनने वालों के लिए है, जो उन्हें बताएगा कि कचरा कहाँ पर है। ठीक है गाइस, तो श्रेया ठकराल जिन्हें ये ऐप बनाया है, जिनको ये अवार्ड दिया जा रहा है, जो कि हमारे लिए गर्व की बात है। तो गाइस जो श्रेया ठकराल हैं, उनका बर्थ कब हुआ था? सॉरी, जो डायना अवार्ड रोल ऑफ ऑनर्स हैं, जो उनके बर्थ एनिवर्सरी पे यह जो अवार्ड है यह शुरू किया गया था देना। तो इनकी जो बर्थ एनिवर्सरी है वो आती है 1 जुलाई को, और 1 जुलाई को अब तो वो इस दुनिया में नहीं है, लेकिन जो 1 जुलाई 1999 से यह जो ऑनर है, यह जो सम्मान है, यह दिया जाता है। उनकी बर्थ एनिवर्सरी से यह शुरू किया गया था, यह सम्मान, यानी कि 1999 से, साल 1999, लेकिन बर्थ एनिवर्सरी है उनकी 1 जुलाई को। ठीक है गाइस, तो चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट खबर के लिए, जो है हाल ही में भारत सरकार ने स्वच्छ सर्वेक्षण 2021 के तहत किसने पुरस्कार की घोषणा की है? तो गाइस जिसका आंसर होगा प्रेरक दौड़ सम्मान। तो गाइस यह एक फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन है जो आपको याद रखनी है। ठीक है गाइस, क्वेश्चन 8 बनता है, लघु कथा पुस्तक द ग्रेट टी एंड स्नैक्स को राष्ट्रीय मंडल लघु कथा पुरस्कार 2020 के लिए नामित किया गया है। इसके लेखक हैं कृतिका पांडे। जी हाँ, कृतिका पांडे को यह पुरस्कार मिल रहा है उनकी पुस्तक के लिए। कौन सी पुस्तक है? द ग्रेट टी एंड स्नैक्स की उनकी पुस्तक है, जिसके लिए उन्हें पुरस्कार मिल रहा है, उनके नामित किया गया है। कौन सा पुरस्कार है? राष्ट्रीय मंडल लघु कथा पुरस्कार। ठीक है गाइस, जो आपको याद रखना है। और कृतिका पांडे जी से पहले यह केवल एक ही बार और पहले मिला है। वो कौन से हैं? वो कौन है? वो है पाराशर कुलकर्णी। पाराशर कुलकर्णी को इनसे पहले पहले थे इस पुरस्कार को पाने वाले पाराशर कुलकर्णी जी। उन्हें उनकी बुक कौन सी थी? कॉमनवेल्थ शॉर्ट स्टोरी प्राइज। तो इनकी बुक कॉमनवेल्थ शॉर्ट स्टोरी पर इन्हें प्राइज मिला था। किनको? पाराशर कुलकर्णी जी को। और अब जो मिला है वो कृतिका पांडे जी को मिला है। और जिनकी बुक है द ग्रेट टी एंड स्नैक्स, इनकी इस बुक पर यह पुरस्कार मिला है। कौन सा? राष्ट्रीय मंडल लघु कथा पुरस्कार। तो चलिए शुरू करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, जो है हाल ही में नाताज
ईरान में आग लगने की घटनाएं खबरों में थी, नाताज क्या है? तो गाइस यह है एक परमाणु स्थल जो कि कहाँ पर है? ईरान में। ईरान का एक परमाणु स्थल है, एक न्यूक्लियर साइट है जहाँ पर ईरान बनाता है अपने न्यूक्लियर जो बॉम्ब हैं वो बनाता है। तो गाइस वहाँ पर आग लगने की घटना है और ईरान ब्लेम कर रहा है इजराइल को कि इजराइल ने हमारे इस नातांज का जो ये स्थल है इस पर हमारा हमला किया है। तो गाइस ईरान का ऐसा शक है। और साथ ही जानते हैं न्यूक्लियर के यूज़ के बारे में। न्यूक्लियर का यूज़ किन किन क्षेत्रों में किया जाता है? तो गाइस जो न्यूक्लियर होता है उसका जो यूज़ होता है वो दो तरीके से किया जाता है, ठीक है। तो वो कौन कौन से यूज़ हैं? एक तो है न्यूक्लियर का यूज़ होता है इलेक्ट्रिसिटी बनाने में, यानी कि लाइट बनाने में, लाइट प्रोड्यूस करने में इसका जो न्यूक्लियर का यूज़ होता है। और गाइस दूसरा यूज़ होता है ऑफ कोर्स बॉम्ब बनाने में, जिससे हम सभी भली भांति परिचित हैं। तो बॉम्ब बनाने में न्यूक्लियर का दूसरा यूज़ होता है। तो गाइस जब हम लाइट बनाते हैं और बॉम्ब बनाते हैं तो बॉम्ब के बनाने की जो प्रक्रिया है उसको कहते हैं यूरेनियम इनरिचमेंट, यानी कि न्यूक्लियर को और मॉडिफाई करके हम उसको बॉम्ब बनाते हैं। तो गाइस ऐसा शक था, जो न्यूक्लियर की एक एजेंसी है इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी, जिसे हम कहते हैं IAEA, इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी, एक वो है जो है वॉच डॉग है न्यूक्लियर का। यूएन का एक वॉच डॉग है न्यूक्लियर के लिए, यानी कि न्यूक्लियर जो अगर कोई कहीं पर उसे ऐसी शक होता है कि कोई देश न्यूक्लियर बनाता है तो यह जो एजेंसी है यूएन की एजेंसी है, यह उस देश पर निगरानी करती है और उस देश को बॉम्ब बनाने से रोकती है। तो गाइस ये जो एजेंसी है ये बहुत इम्पोर्टेंट हो जाती है हमारे लिए। तो गाइस इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं, यह क्या एजेंसी है। तो गाइस जो एजेंसी है इसका हेडक्वार्टर है कहाँ पर? वियना। वियना जो कि ऑस्ट्रेलिया की कैपिटल है। ऑस्ट्रिया की कैपिटल है। ऑस्ट्रिया की कैपिटल है क्या? वियना। और इसको जो फाउंड किया गया था वो किया गया था 29 जुलाई 1957 को। तो गाइस याद रखना है, हमारी करंट पर्सपेक्टिव से ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। और उसके मेंबर हैं 171। ठीक है गाइस, इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी IAEA जो एजेंसी है ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है हमारे इस पर्सपेक्टिव से। ठीक है गाइस, तो चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट खबर के लिए। और गाइस देख लीजिए इसकी लोकेशन कहाँ पर है। ईरान है। देखिए गाइस यह है हमारा प्यारा भारत और भारत के इस साइड यह है ईरान। ईरान जो है हमारे इससे काफ़ी बेटर संबंध है। और यहाँ पर गाइस आपको याद रखना है कि ईरान में हमारा एक पोर्ट है जिसको कहते हैं चाबहार पोर्ट, जो आपको याद रखना है, हमारे भारत के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है भारत के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, चाबहार पोर्ट है जो हमने विकसित किया है कहाँ पर? ईरान में, यहाँ पर। ठीक है गाइस, और जो बात आई है कि ईरान ने शक किया है इजराइल पे, तो इजराइल है यहाँ पर है एक देश यहूदियों का, यानी कि यहूदियों का एकमात्र देश है इजराइल, और जो कि यहाँ पर। ठीक है, तो ईरान ने इस पे शक जाहिर किया है कि इसने हमारे जो स्थल है, परमाणु स्थल है, उस पर अटैक किया है। ठीक है गाइस, तो चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट खबर के लिए, जो है हाल ही में किस देश में सोने की सबसे बड़ी धोखाधड़ी सामने आई है? तो गाइस जिसका आंसर होगा ऑफ कोर्स चीन। जितने भी बुरे काम हो रहे हैं आजकल चीन में ही हो रहे हैं। तो गाइस यहाँ पर सोने की धोखाधड़ी सामने आई है जिसमें 4%, जिसमें चीन का 4% सोना नकली बताया जा रहा है। 4% सोना, यानी कि चीन का 4% सोना कितना होता है? 83 टन। ठीक है गाइस, 83 टन सोना है वहाँ पर, वहाँ का 4%। गाइस ठीक है, जो टोटल होता है 83,000 किलो। और यह न्यूज़ कहाँ पे है?
आपको भली भांति इस शहर का इसका नॉलेज होगी, वो है वुहान शहर। वुहान शहर की ये खबर है जहाँ पर बताया जा रहा है कि वहाँ का 4% सोना जो है नकली है, और 4% सोना कितना है वहाँ का, 83 टन। ठीक है गाइस, यह जो न्यूज़ है यह किसके द्वारा कवर की गई है, क्योंकि वहाँ की तो कोई न्यूज़ आती ही नहीं है, बाहर लीक नहीं होने देती है सरकार। तो ये जो जो खबर है यह कवर की गई है किसके द्वारा, ये एक बुल्गारिया का एक एनजीओ है, ज़ीरो हेज एक एनजीओ है, कहाँ का, बुल्गारिया का। तो बुल्गारिया का एनजीओ है ज़ीरो हेज के नाम से, उसने यह खबर प्रकाशित की है। ठीक है गाइस, तो चलिए यह था आज का लास्ट क्वेश्चन, और बढ़ते हैं आज के लास्ट वीडियो के क्वेश्चन में जो मैंने आपसे पूछा था कमेंट सेक्शन में। तो वो था, ऑस्ट्रेलिया आने वाले दशक में अपनी जो सैनिक क्षमता पर कितना खर्च करेगा। तो गाइस जिसका आंसर था 190 बिलियन। 190 बिलियन ऑस्ट्रेलिया अपने दशक में 21 से 30 के दशक में वह सैनिक क्षमता पर खर्च करेगा अपना धन। तो गाइस क्वेश्चन ऑफ द डे है, हाल ही में गरीबी उन्मूलन के गठबंधन किसने शुरू किया है। तो गाइस इसको आपको करना है कमेंट सेक्शन में आंसर। ओके गाइस, थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग एंड थैंक्स फॉर सपोर्ट।